Good morning, students. Today we are going to discuss about the first chapter of class 11th physics, that is physical world. आज हम क्लास 11th की स्टार्टिंग कर रहे हैं. क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड से स्टार्टिंग कर रहे हैं. इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि साइंस क्या चीज है और साइंस को कैसे डिवाइड किया गया है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरीके से उसका डिवीजन है. तो सबसे पहले वर्ड आता है साइंस. तो साइंस बच्चों ये एक लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है जिसका नाम था सिंटिया. ये एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम था सिंटिया और इसका मतलब होता था टू नो. टू नो ये एक लैटिन वर्ड से आया है वर्ड सिंटिया, जिसका मतलब था टू नो. तो साइंस का मतलब यहां से आता था टू नो. अब साइंस को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया था. द फर्स्ट इज द नेचुरल साइंस, सेकंड इज फिजिकल साइंस. नेचुरल साइंस वो साइंसेस थी जहां पे हम नेचर के बारे में स्टडी करते थे, लाइफ के बारे में स्टडी करते थे. सीधे सीधे कहना चाहे तो लाइफ के बारे में स्टडी करते थे. तो नेचुरल साइंसेस में जो चीजें लाई करती हैं वो है बॉटनी एंड जियोलॉजी. बॉटनी आपको पता ही है जहाँ पे हम पेड़ों के बारे में बातें करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें करते हैं. जियोलॉजी आपको पता है जहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में ज्यादातर बातें करते हैं, जो हमारे लिविंग बीइंग्स हैं उनके बारे में बातें करते हैं. नेक्स्ट आता है फिजिकल साइंसेस. फिजिकल साइंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. द फर्स्ट कैटेगरी इज फिजिक्स एंड द सेकंड इज केमिस्ट्री. फिजिक्स में हम नेचर के लॉज के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमने ऑब्जर्व करे हैं और जिसको हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है. नेक्स्ट केमिस्ट्री में हम बात करते हैं किसी भी मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो किस तरीके से बना है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं. ये चीजें आती हैं केमिस्ट्री के अंदर. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, मेन टॉपिक जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट है, फिजिक्स. तो बच्चों ये फिजिक्स जो वर्ड है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीक वर्ड से जिसका नाम था फ्यूसिस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है. ये ग्रीक वर्ड आया था फ्यूसिस वर्ड से. फ्यूसिस यहां पर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता था नेचर. नेचर कह लीजिए या नेचुरल फिनोमेना. नेचुरल फिनोमेना, नेचर और नेचुरल फिनोमेना. और इसकी जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया था एरिस्टोटल ने अराउंड 350 BC में. तो ये यहाँ पे फिजिक्स का जो वर्ड था ये ग्रीक वर्ड से आया था फ्यूसिस, जिसका मतलब होता था नेचर या नेचुरल फिनोमेना, और इसको इंट्रोड्यूस किया था एरिस्टोटल ने अराउंड 350 BC में. ओके, अब जो इसको हम संस्कृत में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, संस्कृत में इसको हम कहते हैं भौतिकी. भौतिकी जिसका मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड. तो बेसिकली फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम नेचर के बारे में, उसके लॉज के बारे में और नेचुरल फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमने ऑब्जर्व किए हैं, जिसका हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है. ओके, अब ये जो फिजिक्स है बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है. इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है. ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से लेकर आया था इसको, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो बच्चों ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमें ये पढ़ना है कि फिजिक्स को किन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. तो फिजिक्स को बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जहां पे पहली ब्रांच जो आती है हमारी वो आती है क्लासिकल फिजिक्स. दिस इज द फर्स्ट ब्रांच एंड द सेकंड ब्रांच इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स. इसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत भी पढ़ाई करते हैं. इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के बारे में. क्लासिकल फिजिक्स क्या चीजें हैं? तो क्लासिकल फिजिक्स में हम बात करने वाले हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की. माइक्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब है ऐसे फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना, बिग साइज के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना. मैं आपको लिख देता हूं जैसे कि
finite size of object. Study about the finite size of object, or you can say that big size of object. ऐसे ऑब्जेक्ट जो काफी बड़े थे, जिनके बारे में हमने पहले से स्टडी कर लिया हुआ है। तो ये जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, ये बहुत पहले ही डेवलप हो चुकी है। इट इज डेवलप्ड अर्ली, ये बहुत पहले डेवलप हो चुकी थी। तो हमें इसके माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन सी फिजिक्स के पार्ट हमें स्टडी करने हैं। तो पहली जो चीज आती है दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द फर्स्ट कैटेगरी एंड द सेकंड कैटेगरी लाइज इज थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics, and the next is electrodynamics, and the fourth one I'm writing over here, that is optics. Okay, in under mechanics we have to study about the motion of an object. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस तरीके से मोशन करता है, उसका नेचर क्या है मोशन करने का, मोशन करने के पीछे फिनोमेना कौन सा लग रहा है, ये सब हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंडर में। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में बात करते हैं, हीट इंजन के बारे में स्टडी करते हैं। हीट कैसे जनरेट हो रही है, कैसे प्रोपगेट कर रही है, कैसे मूव कर रही है, इन सब चीजों के बारे में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात होगी चार्जेस के बारे में, करंट के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में हमने बात करी हीट के बारे में, इसमें बात करी हमने मोशन के बारे में। ऑप्टिक्स में बात करते हैं हम लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंसेज, मिरर्स, इन सब के बारे में हम ऑप्टिक्स में बात करते हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें लाई करती हैं अंडर क्लासिकल फिजिक्स। ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में लाई करती हैं। नाउ मूव ऑन टू द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स रिसेंटली डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, यू कैन से दैट और यू कैन से दैट डोमेन, you can add the word domain over here. Microscopic domain which means that बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना, just like atom, nuclei and molecule, इनके बारे में स्टडी करना। ये सब क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है, जहाँ पे हमें बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करना है, एटम के बारे में बात करना है, न्यूक्लियाई के बारे में बात करना है और एटम्स के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे 3 है। यहाँ पे हमने पढ़े थे 4 टॉपिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। क्वांटम के अंदर हम पढ़ते हैं एटम, न्यूक्लियाई एंड मॉलिक्यूल। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स इन रिलेशन विद द अदर साइंसेस। फिजिक्स का बाकी साइंसेस के साथ कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर फिजिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ भी है, केमिस्ट्री के साथ भी है, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेटेरोलॉजी एंड मेनी अदर्स। और भी काफी साइंसेस के बाद इसका रिलेशन है मैथमेटिक्स के साथ। मैथमेटिक्स के हमने जो है सिंबल्स और टूल्स यूज किए हैं। मैथमेटिक्स के सिंबल और टूल्स फिजिक्स में यूज होते हैं। अगर इसका यूज नहीं होता तो मे बी जो हमारे न्यूटन है और लेबनिज है, ये कैलकुलस का इन्वेंशन नहीं करते, या फिर न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया होता। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिकली केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, एक्स-रे, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एक्स-रे, रेडियो एक्टिविटी एंड चेंज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक्स-रे, रेडियो एक्टिविटी। मे बी अगर केमिस्ट्री में इसका फिजिक्स में कोई रिलेशन नहीं होता तो मे बी केमिस्ट्री में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल पे अरेंज नहीं हो पाते। नेक्स्ट थिंग इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेसिकली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये फिजिक्स की दी हुई चीजें हैं। अदरवाइज बायोलॉजी की स्टडी में भी डिफिकल्ट होती है। नेम नेक्स्ट थिंग इज एस्ट्रोनॉमी।
एस्ट्रोनॉमी में हम बात करते हैं स्टार्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में। तो यहाँ पर हमारा चीज जो डिवाइस यूज होती है दैट इज टेलीस्कोप, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन डन इन द फिजिक्स, द फील्ड ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट सबको पता ही है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली यूज हुआ था बिग बैंग थ्योरी में। अगर ये चीज नहीं होती तो बिग बैंग थ्योरी में भी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाती। नेक्स्ट थिंग इज मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी में हम बात करते हैं टेम्परेचर की एंड वेदर की। वेदर कैसा रहेगा और टेम्परेचर कैसा रहेगा। तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ जो प्रेशर है और टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद प्रेशर, इसकी हेल्प से हम वेदर फोरकास्ट करने में हमको हेल्प मिलती है। तो ये सब है फिजिक्स का रिलेशन विद द अदर साइंसेस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स इन रिलेशन विद द सोसाइटी। फिजिक्स का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है। तो फिजिक्स ने काफ़ी कुछ इन्वेंट किया है सोसाइटी के लिए, काफ़ी कुछ दिया है सोसाइटी को। बेसिकली तो पहली चीज़ आती है कम्युनिकेशन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, जिसके बिना हमारी डेली लाइफ नामुमकिन के बराबर है। तो कम्युनिकेशन में पहली चीज़ आती है दैट इज़ टेलीफोन। टेलीफोन अगर नहीं होता तो मे बी हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को भी शेयर नहीं कर पाते। तो टेलीफोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन विच वाज बीइंग इन्वेंटेड इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स। Next thing is fax machine and the next thing is email. Without fax machine and email, it is impossible to transfer a lot of information or a lot of paperwork from one place to another. विदाउट फैक्स और ईमेल की हेल्प से हम पेपर वर्क को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड नहीं कर सकते थे। रिटन मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में इस फैक्स और ईमेल का बहुत बड़ा हेल्प है। Okay, next thing is radio and television. Radio and television is also a most important thing because without radio and television we cannot share information with a lot of people who are living outside the country or inside the country which are far away from us. जो लोग हमसे बहुत दूर रहते हैं या बहुत हमारी कंट्री से बाहर रहते हैं या कंट्री में भी रहते हैं तो बहुत दूर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे टीवी और रेडियो हमारे बहुत हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे टीवी और रेडियो का बहुत अच्छा योगदान है जहाँ पे इसकी वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है सैटेलाइट। सैटेलाइट भी फिजिक्स में ही एक इन्वेंशन है, फिजिक्स के अंदर ही ये आता है कि सैटेलाइट की हेल्प से हम वेदर फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि किस जगह पे कैसा वेदर रहेगा, कहाँ पे वेदर खराब होने वाला है, कहाँ पे रेन होने वाली है, कहाँ पे बर्फ गिरने वाली है और कहाँ पे स्टॉर्म आने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारी सैटेलाइट की हेल्प से हम इसको डिटेक्ट करते हैं और आने वाले जो भी डेंजर है, जो भी खतरे हैं, इसे दूसरे को बता देते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। नेक्स्ट थिंग आती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का मेरा मतलब ये था कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से कि अगर जैसे कि हमारे कोई एनिमी कंट्रीज हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वेदर उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास कैसी कैसी आर्टिलरी है, उनके पास कैसे कैसे हथियार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये भी सैटेलाइट्स के ही काम है। और हमारे अर्थ के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं उन पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके का वहाँ पे जो है कह सकते हो आप कि वहाँ पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ पे किस तरीके का वाटर है कि नहीं है, सैंड कैसी है, वहाँ पे लाइफ है कि नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी सैटेलाइट के ही अंदर आता है। नेक्स्ट थिंग आती है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का इन्वेंशन फिजिक्स में एक बहुत ही इनोवेटिव इन्वेंशन था। विदाउट कंप्यूटर्स वी कैन नॉट कैलकुलेट सम ऑफ वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, उसको कैलकुलेट करके एक प्रोडक्टिव रिजल्ट देना, ये सारी चीजें कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। तो कंप्यूटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट थिंग लेजर्स। लेजर्स का इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था इन द फील्ड ऑफ मेडिकल आल्सो एंड इन द फील्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इन दोनों के लिए लेजर का इन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से हम
लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बहुत सारी मशीन्स को रन कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर फॉसिल फ्यूल्स। उनको विदाउट वेस्ट किए हुए हम न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से अपने डिवाइसेस को रन कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी फिजिक्स की जो जिन्होंने सोसाइटी के साथ इसका रिलेशन है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज में हमें यहाँ पे 4 लॉज पढ़ने हैं। द फर्स्ट लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, and the fourth one is the conservation of angular momentum. Conservation of energy के लिए आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है that energy cannot be created, cannot be destroyed, but it can be transformed from one form to another. that energy को हम create नहीं कर सकते हैं, ना ही destroy कर सकते हैं, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो पहला एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ है, that energy cannot be created nor be destroyed. Note down the steps. You have to note down each and every topic which I am going to discuss over here. मैं जितने भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इसको आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट आपको पता ही है, वो आप लिख लेंगे that energy cannot be created and nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. Next thing is conservation of charge. What is the conservation of charge? That total charge of an isolated system remains constant. I am going to write over here that total charge of an isolated system remains, I am going to write over here, remains constant. This is the statement of the conservation of charge. Now moving on to the third one, that conservation of linear momentum. What is the statement of linear momentum? The conservation of linear momentum statement, it states that no force acts, that no external force, until no external force acts, the linear momentum remains constant. No external force acts, linear momentum remains constant. Okay, moving on to the fourth one, angular momentum. The statement of angular momentum is no external torque acts on a system, then angular momentum remains constant. That no external torque acts on system, then angular momentum remains constant. Next topic is fundamental forces in nature. Fundamental forces, तो बेसिकली 4 फोर्सेस हमें स्टडी करने हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है इन योर प्रीवियस क्लास. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स which is applicable between two bodies. Attractive force between two or more bodies. Okay, तो ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है जो दो से ज्यादा बॉडी के बीच में लगता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the masses of the body, जिस पे ये फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, and it follows inverse square law also. It follow inverse square
लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है एंड इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, ये एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। और इस फोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि बीच में कोई मीडियम हो, अगर बीच में मीडियम नहीं भी है तो भी ये फोर्स एप्लीकेबल है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे प्लैनेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, तो वहां पे कौन सा मीडियम है, वहां पे वैक्यूम है, तो वहां पे ये फोर्स एप्लीकेबल है। नाउ ये सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स है एज कंपेयर टू द अदर फोर्सेस, ये वीकेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स है। बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में ये जो फोर्स है ये वीकेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स है एंड इट इज कंजर्वेटिव नेचर, इसके पास ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट थिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में लग रहा है ये एक पार्टिकल के ट्रांसफर की वजह से होता है, एक्सचेंज की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज के बीच में लग रहा है ये एक पार्टिकल जिसका नाम है ग्रेविटॉन, उसके एक्सचेंज की वजह से होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें दो टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं हमारा, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में रहते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अंदर दो टॉपिक स्टडी करेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज है, तो ऐसा फोर्स acts between charges at rest. Electrostatic, electro means charge, static means rest. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है ऐसे फोर्स जो किसी चार्जेस के बीच में तो लग रहे हैं बट वो चार्जेस हमारे रेस्ट में हैं। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है यहाँ पर कि ऐसे फोर्स जो मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में लग रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स आर टर्म्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वाले फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट थिंग आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर इनसेपरेबल। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में रिलेटेड भी हैं और इनसेपरेबल भी हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनको कंसीडर किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसे फोर्सेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स साथ में काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में। तो ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। ये भी लॉन्ग रेंज के फोर्स होते हैं और इनके लिए बीच में मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये भी लॉन्ग रेंज के फोर्स होते हैं और ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 10 to the power 36 टाइम्स 10 to the power 36 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर्ड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये इसका मेजर पॉइंट है और ये फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इट आल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स है which binds together the protons and neutrons in a nucleus। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है which binds together,
ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है which binds together proton and neutron of a nucleus of a nucleus. It is a strong attractive force which binds protons and neutrons in a nucleus. ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? पहला पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी का, सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट वैरीज इनवर्सली विद सम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस. जैसे इट वैरीज इनवर्सली विद हायर पावर ऑफ डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट is it basically an attractive force. ये एक attractive force ही है. Next point is it is a short range force. ये बहुत ही कम दूरी के लिए काम करती है, short range है force. And the next point is the most important point, that it is 10 to the power 38 times stronger than gravitational force. Gravitational force का 10 to the power 38 times stronger है, strong nuclear force.